और इस वीडियो में अपन मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग का एक बड़ा क्वेश्चन देखेंगे। बड़ा तो खैर कुछ नहीं है, वो उसकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उससे पहले अपन एक बार फिर से मॉडिफिकेशन का कंसेप्ट समझ लेते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे और वापस इस कंसेप्ट के हिसाब से ही स्टेप वाइज ही अपन यहाँ से देख देख कर ही वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे समझ में अच्छी बात आए और समझ में अच्छे से आए। और आंसर में ही मैंने स्टेप्स लिख रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है, कैलकुलेशंस ज़्यादा है उसमें, लेकिन कंसेप्ट इतना सही है, कंसेप्ट छोटा सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं अपन इसके साथ, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी का क्वेश्चन है वो। क्या होता है मॉडिफिकेशन का मतलब? चेंज इन द टर्म्स ऑफ लाइबिलिटी। इसमें अपन दो तरह की अकाउंटिंग करते हैं, एक होती है एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग, एक होती है मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग, ठीक है। इतनी बात अपने को समझ आ गई। अब करना क्या है, सबसे पहले अपने को ये चेक करना है कि क्वेश्चन में एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगेगी या फिर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगेगी। ये डिसाइड क्या क्वेश्चन करके देगा? नहीं, ये हमें खुद को देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे हम, ये देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? कैलकुलेट पीवी ऑफ न्यू, चेंज्ड, मॉडिफाइड या रिवाइज्ड कैश फ्लोज ऑन मॉडिफिकेशन डेट बाय डिस्काउंटिंग एट द ओरिजिनल ईआईआर। यानी सबसे पहले अपन ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये मॉडिफिकेशन परसेंटेज, मॉडिफिकेशन के हमारा कौन सा मॉडिफिकेशन लगना चाहिए, हम ये चेक कर रहे हैं। एक्सटिंग्विशमेंट लगना चाहिए या मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगना चाहिए। उसका फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट पीवी ऑफ न्यू चेंज, यानी जो आगे चेंज्ड कैश फ्लोज हैं, रिवाइज्ड कैश फ्लोज हैं, मॉडिफाइड कैश फ्लोज हैं, उनको अपन पीवी करेंगे ऑन मॉडिफिकेशन डेट पे बैठ के। कौन सी ईआईआर से? ओरिजिनल हमारी जो ईआईआर थी उस रेट से, इनिशियल ईआईआर से। अगर हमारा कोई फीस पेड ऑन मॉडिफिकेशन का कोई अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, उस अमाउंट को नोट डाउन करके रख लो, उसको नोटिस में करके रख लो, ठीक है। तीसरा काम क्या करेंगे अपन? कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ ओरिजिनल फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ओरिजिनल फाइनेंशियल लाइबिलिटी बाय अमोर्टाइजेशन टेबल। क्या करते हैं अपन नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन में? फाइनेंशियल लाइबिलिटी जब अपन अकाउंटिंग करते हैं, क्या करते हैं? सारे के सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को अपन पीवी करते हैं, फेयर वैल्यू निकालते हैं, उसकी डिस्काउंटिंग करते हैं। कौन सी रेट से? मार्केट इंटरेस्ट रेट से, ठीक है। और अगर अपने को क्वेश्चन में ईआईआर गिवन है, तो जो हमारा प्रेजेंट, जो हमारा लोन का अमाउंट होता है, वही हमारी क्या बन जाती है? फेयर वैल्यू बन जाती है, ठीक है। तीसरी बात, ये तीन चीज़ें अपन ने कर ली। फिर अपन क्या करेंगे? अपन मॉडिफिकेशन परसेंटेज निकालेंगे। अपन मॉडिफिकेशन परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 माइनस स्टेप 3 डिवाइड बाय स्टेप 3 इंटू 100। स्टेप 1 का अमाउंट क्या है हमारा? ये वाला हमारा स्टेप 1 का अमाउट, पीवी ऑफ न्यू चेंज रिवाइज कैश फ्लोज यहाँ डाल देंगे, मॉडिफिकेशन फीस ऐड कर देंगे, और हमारा जो कैरिंग अमाउंट चल रहा है ओरिजिनल लोन का एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट, वो अपन यहाँ पे माइनस करके डिवाइड बाय इसी से करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन अभी की कैरिंग अमाउंट के हिसाब से निकालेंगे ना, क्या चेंज आया। तो ये वाला हमारा क्या है? ये हमारा न्यू का कॉम्पोनेंट है, और ये हमारा एग्जिस्टिंग वाला कॉम्पोनेंट है। डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग इनटू 100, हमारे पास क्या आ गई? मॉडिफिकेशन परसेंटेज आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब अपन देखेंगे ये मॉडिफिकेशन परसेंटेज मोर देन इक्वल टू 10% है या फिर लेस देन 10% है। अगर ये मोर देन इक्वल टू 10% है, अपन लगाएंगे एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग, जिसका क्वेश्चन हम अपन करने वाले हैं। अगर ये लेस देन 10% है, तो अपन लगाएंगे मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग, जिसका क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है यूट्यूब पे। एक्सटिंग्विशमेंट का भी एक क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ये दूसरा क्वेश्चन है एक और, तो ये भी अपन डिस्कस करते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर अपन आगे जाके देखेंगे कि एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, ये बात की बात है। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो क्वेश्चन कितना छोटा सा है, ठीक है, पता ही नहीं चलेगी इतना बड़ा आंसर है इसका। चलो, व्हील लिमिटेड पहिया कंपनी लिमिटेड बोरोड ₹5 करोड़, ये है क्या है? 5 करोड़, 50 करोड़ सॉरी, ये है 50 करोड़ फ्रॉम बैंक ऑन 1 जनवरी 2001। द ओरिजिनल टर्म्स ऑफ द लोन वर एज फॉलोज। ये क्या बता रहे हैं अपन? ओरिजिनल टर्म्स बता रहे हैं। क्या है? इंटरेस्ट रेट 11% की, रीपेमेंट 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली ऑन अक्रूवल बेसिस, और अपफ्रंट फीस कितनी है? यानी हमारी क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये हमारी क्या होगी? फेयर वैल्यू से डिडक्ट होती है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी के केस में फाइनेंशियल असेट होगा तो क्या होगी? फेयर वैल्यू में ऐड हो जाएगी, ठीक है। हमारी क्या है? ये 5870,096। इसमें फिगर्स भी बहुत बड़े बड़े हैं एक्चुअली इस क्वेश्चन में, उससे भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, खैर कोई दिक्कत नहीं। हमारी क्या है? EIR 11.50। ये कौन सी हमारी EIR? ओरिजिनल EIR। क्या है हमारी? ओरिजिनल EIR, ठीक है, ओरिजिनल EIR। चलो एक सेकेंड, हाँ। फिर क्या हुआ नीचे? 31 दिसंबर 2002 को क्या हुआ? व्हील कंपनी लिमिटेड अप्रोच्ड द बैंक साइटिंग लिक्विडिटी इश्यूज इन मीटिंग द कैश फ्लोज रिक्वायर्ड टू इमीडिएट इंस्टॉलमेंट्स एंड रीनेगोशिएटेड द टर्म्स ऑफ द लोन विद बैंक्स एज फॉलोज। इंटरेस्ट रेट कितने की हो गई? मॉडिफिकेशन के बाद 15% की। रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब आगे जो 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, उसमें अब हमारा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल का पेमेंट होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2003। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का होगा एनुअल बेसिस पे होगा। कोई दिक्कत नहीं, अभी तो इससे कुछ समझ नहीं आया अपने को क्या है ये। अब अपन क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं एक एक स्टेप लगा करके, फिर अपन देखेंगे इसको कैसे करते हैं। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि वापस से अपन यहाँ पे आएंगे तो वापस से इस चीज़ को अपने को पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब अपने को ये समझ में आ गया कि इसमें मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लग रही है, मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी लग रही है, ठीक है। तो अपना स्टेप 1 क्या है? आ जाओ अपने सॉल्यूशन पे आ जाते हैं अपन इस क्वेश्चन के।
ये आ गया अपना सॉल्यूशन। दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू द मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी कैलकुलेशन ऑफ स्टेप्स फॉर मॉडिफिकेशन अपन करेंगे। स्टेप 1 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ न्यू चेंज्ड रिवाइज्ड कैश फ्लोज ऑन मॉडिफिकेशन डेट बाय डिस्काउंटिंग एट ओरिजिनल ईआईआर। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे? ओरिजिनल कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे। अपन को क्या करना है? ओरिजिनल जो हमारे मॉडिफाइड कैश फ्लोज हैं उनको पीवी करना है ओरिजिनल ईआईआर से। यानी पीवी करने के लिए हमारे पास कैश फ्लोज होनी चाहिए। हम पहले कैश फ्लोज निकालेंगे। अब सबसे बड़ी बात, कैश फ्लोज के लिए लोन का प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? आ जाओ देखो अब क्या होगा। अब अपन आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना, धीरे धीरे समझना। वीडियो को आप पीछे कर सकते हो वो कुछ समझ ना आए तो, लेकिन जब तक समझ ना आ रहा हो तब तक आगे मत बढ़ना, ठीक है? क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, बहुत कैलकुलेशन ज़्यादा है, सॉरी। चलो, अपन ने 1 जनवरी 2001 को लोन लिया। कितने का? 50 करोड़ का। 1 2 3 4 5 6 7 50 करोड़ का लोन लिया, ठीक है। इनको 31 दिसंबर 2002 को लिक्विडिटी इश्यूज आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, इस इंस्टॉलमेंट का मतलब है प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट। कैसे पता चला कि ये प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट? क्योंकि यहाँ पे क्या देखो क्या लिखा हुआ है, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। यानी जहाँ पर भी इस वर्ड का मतलब आएगा इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल की बात हो रही है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है? आइडियली अपन बोलते हैं कि भाई मैंने इंस्टॉलमेंट चुकाई तो उसमें सब कुछ आ जाता है प्रिंसिपल, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? इमीडिएट इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर क्या है? टोटल जो हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिला करके देंगे उसको क्या कहा गया है? इसमें टोटल अमाउंट कहा गया है, या टोटल आउटफ्लो कहा गया है, या टोटल कैश फ्लो कहा गया है। और क्योंकि यहाँ पर इसको क्या लिखा हुआ है? रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, यानी यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये कि ऑन 31 दिसंबर 2002 व्हील लिमिटेड अप्रोच द बैंक साइटिंग लिक्विडिटी इशूज। उनको लिक्विडिटी इशूज आ रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है। In meeting the cash flows required for immediate installments and renegotiated the term as follows। यानी 31 दिसंबर 2001 में उनको कोई लिक्विडिटी इश्यूज नहीं थे, यानी उन्होंने अपनी एक इंस्टॉलमेंट चुका दी। एक इंस्टॉलमेंट कितने की? ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे हो रहा है, यानी एक इंस्टॉलमेंट कितने की हुई? 50 करोड़ डिवाइडेड बाय 5, यानी 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ लेस कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचा? 40 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आई 31 दिसंबर 2002, लेकिन यहाँ पर इनके पास लिक्विडिटी इश्यूज आ गए, दिक्कत आ गई कैश की, दिक्कत आ गई पैसे की, इसलिए ये क्या कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंट चुका नहीं पा रहे हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंट चुका नहीं पा रहे हैं, यानी इन्होंने यहाँ पे 10 करोड़ की इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई। यानी इनका जो प्रिंसिपल पेमेंट आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 दिसंबर 2002 को कितना है? 40 करोड़ है, ठीक है। अब इन्होंने देखो क्या करा देखो इन्होंने यहाँ पे क्या करा, इनका इतना बात अपने को समझ में आ गई कि इनके पास लिक्विडिटी इश्यूज है, इसलिए इनके पास 31 दिसंबर 2002 को प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 40 करोड़ है, ठीक है। अब ये लाइन पढ़िए वापस। ऑन 31 दिसंबर 2002 व्हील लिमिटेड कंपनी अप्रोच द बैंक साइटिंग लिक्विडिटी इश्यूज मीटिंग द लिक्विडिटी इश्यूज इन मीटिंग द कैश फ्लोज रिक्वायर्ड टू पे इमीडिएट इंस्टॉलमेंट्स। इमीडिएट इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2002 की इमीडिएट इंस्टॉलमेंट कौन सी है? 10 करोड़ की, जो वो नहीं दे पा रहे हैं। एंड री नेगोशिएटेड द टर्म्स विद लोन एज फॉलोज। इंटरेस्ट रेट 15% की, कोई दिक्कत नहीं। रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, रीपेमेंट ऑफ, ध्यान से पढ़ो सभी को। ये आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना है? ये आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है 40 करोड़। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एज ऑन 31 दिसंबर 2002 को कितना है? 40 करोड़ का, क्योंकि वो पे तो कर ही नहीं पाए। और जो 31 दिसंबर 2002 को बैठ करके वो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, यानी पहला मॉडिफिकेशन का पेमेंट कब होगा? मॉडिफिकेशन के बाद पहला मॉडिफाइड पेमेंट कब होगा? 31 दिसंबर 2003 को। क्योंकि 31 दिसंबर 2002 को तो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग अपन कर रहे हैं बैठ करके कि भाई, और वैसे ही उनके पास पैसे नहीं है, तो कहाँ से देंगे 31 दिसंबर 2002 को? तो वो पहला पेमेंट कब करेंगे? 31 दिसंबर 2003 को। और यही आगे लाइन लिखी हुई है, प्रिंसिपल पेमेंट इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग 31 दिसंबर 2003, ठीक है। अब आओ अपन वापस से अपने फर्स्ट स्टेप पे। क्या लिखा हुआ है अपन ने फर्स्ट स्टेप में? क्या है अपना फर्स्ट स्टेप? अपना फर्स्ट स्टेप क्या है क्या? ये है कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ न्यू चेंज्ड रिवाइज्ड कैश फ्लोज ऑन मॉडिफिकेशन डेट बाय डिस्काउंटिंग द ओरिजिनल ईआईआर। यानी हमें कुछ कैश फ्लोज जो हमारे मॉडिफाइड, आगे जाकर के जो न्यू कैश फ्लोज हैं, मॉडिफाइड कैश फ्लोज हैं, उनको पीवी करना है। मैं कहाँ से लाऊं कैश फ्लोज? ये कैश फ्लोज अब मेरे यहाँ से आएंगे। कैसे आएंगे? पहला पेमेंट हो रहा है अब मेरा मॉडिफाइड कैश फ्लोज का 31 दिसंबर 2003 को। क्या है मेरा ओपनिंग बैलेंस? 40 करोड़। क्यों? क्योंकि 50 करोड़ का तो 31 दिसंबर 2001 को हम 10 करोड़ दे चुके। उस समय हमारे पास लिक्विडिटी इश्यूज नहीं थे।
31 दिसंबर 2002 को हमारे पास लिक्विडिटी इश्यूज थे, हम उस बचे हुए 40 करोड़ में से 10 करोड़ नहीं चुका पा रहे हैं, हमने मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करी और फर्स्ट मॉडिफिकेशन कब होगा, 31 दिसंबर 2003 से होगा, क्वेश्चन में दे रखा है। तो 31 दिसंबर 2003 को ओपनिंग बैलेंस क्या है हमारा, 40 करोड़। इंटरेस्ट की रेट क्या है न्यू लोन की, इंटरेस्ट की रेट क्या है न्यू लोन की, इंटरेस्ट की रेट है न्यू लोन की, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ 15%, ये आ गई 15%। ठीक है, हम अभी सिर्फ कैश फ्लोज निकाल रहे हैं, हम अभी सिर्फ कैश फ्लोज निकाल रहे हैं, कितनी की हो गई 15% की रेट से इंटरेस्ट, ये आ गया 15% की रेट से इंटरेस्ट। 40 करोड़ का 15% कितना है, 6 करोड़। प्रिंसिपल कितने में होगा पे, लिखा हुआ है 10 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। चलो ऊपर लेके चलता हूँ मैं, क्या है मैं सोचा थोड़ा टाइम बच जाए, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, लगने दो। ये रहा रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो पहली इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, हर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, 4 करोड़ की। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये हो गई 4 करोड़ की प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यानी कितना आएगा इनका टोटल पेमेंट जिसको हमें पीवी करना है, 10 करोड़। 10 करोड़ फर्स्ट ईयर का 10 करोड़, यानी इस अमाउंट को अपने को पीवी करना है इस स्टेप के लिए। कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ न्यू चेंज रिवाइज कैश फ्लोज ऑन मॉडिफिकेशन डेट बाय डिस्काउंटिंग एट ओरिजिनल ईआईआर। मैं ओरिजिनल ईआईआर पे कौन सा कैश फ्लो डिस्काउंट करूँ, मॉडिफाइड कैश फ्लो, जितना कैश फ्लो मेरा मॉडिफिकेशन के बाद जाएगा हर साल, कब से 31 दिसंबर 2003 से 31 दिसंबर 2012 तक, क्योंकि 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हो रहा है, राइट। तो कौन से कैश फ्लोज जाएंगे मेरे, ये कैश फ्लोज जाएंगे, ये कैश फ्लोज जाएंगे। ये कैश फ्लोज कैसे है, ये कैश फ्लो कौन सा है, ये है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल न्यू लोन का मॉडिफाइड कैश फ्लो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हो मेरी इस बात को, नहीं समझ में आए तो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन खुला है, टेलीग्राम खुला है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 36 करोड़। कैसे आया ये, 40 करोड़ प्लस इंटरेस्ट 6 करोड़ माइनस इंस्टॉलमेंट कितनी है, इंस्टॉलमेंट कितनी है 10 करोड़, 10 करोड़ की इंस्टॉलमेंट, कितना आ गया टोटल 36 करोड़। बस अब ये आपको आगे की कैलकुलेशन अपने आप समझ में आएगी, नहीं तो अपन फिर भी करते हैं एक बार, इसको छोटा करूँ क्या थोड़ा, हाँ चलो अब दिख जाएगी। ये आ गया अपन 31 दिसंबर 2004 को, ओपनिंग क्या है 36 करोड़, प्रिंसिपल इंटरेस्ट 54 करोड़। प्रिंसिपल की हमेशा 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जा रही है, ये 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जा रही है, ये हमेशा 4 करोड़ रहेगी, राइट। यहाँ पे क्या हो गया टोटल क्लोजिंग बैलेंस 32 करोड़। ये हमारा क्या आ गया, टोटल कैश फ्लो आ गया। इस कैश फ्लो को अपने को पीवी करना है, इस कैश फ्लो को अपने को पीवी करना है कौन सी रेट से, मार्केट इंटरेस्ट रेट एज ऑन ओरिजिनल ईआईआर से, सॉरी मैं भी भूल गया था एकदम से, डिस्काउंटिंग एट ओरिजिनल ईआईआर, डिस्काउंटिंग एट ओरिजिनल ईआईआर। क्या है अपनी ओरिजिनल ईआईआर, क्या है अपनी ओरिजिनल ईआईआर, कहाँ गई, ये रही अपनी 11.50। चलो अपन मैं इसको वापस बड़ा कर दूँ, चलो अपन अपने पास कैश फ्लोज आ गए, ठीक है। ये आगे ही कैलकुलेशन आप अपने आप समझना, मैं इसमें क्या अलग अलग समझाऊँ आपको, एक और समझा दूँ क्या समझाऊँ इसमें, देखो आपको सब समझ में आएगा अपने आप। ये अपना क्लोजिंग आ गया, ये आ गया अपना ओपनिंग, इंटरेस्ट चार्ज करा 15%, ये तो हमेशा इतनी रहेगी। 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जा रहा है तो 40 करोड़ बाय 10 4 करोड़, ये हमारा आ गया क्लोजिंग, और ये आ गई अपनी इंस्टॉलमेंट। अब अपने को इसको पीवी करना है, चलो आ जाओ। ये अपन सिर्फ अभी स्टेप वन कर रहे हैं। स्टेप वन कौन सा, कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ मॉडिफाइड रिवाइज कैश फ्लोज यूजिंग ओरिजिनल ईआईआर एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट। चलो फिर से अपन ने सारी डेट्स लिख दी, कैश फ्लोज हमारे कैलकुलेटेड हुए हुए, सी वाला कौन सा, ये सी, ये रहा ये सी, ये है सी, हाँ ये ध्यान रखना, ये वाला सी है, ठीक है। हाँ चलो ये आ गया अपना कैश फ्लोज, हमारी ओरिजिनल ईआईआर अभी अभी मैंने आपको दिखाई 11.50 की, और ये हमने कर दिया इसका पीवी। हमारे पास क्या आ गया, ये देखो, ये हमारे पास आ गया स्टेप वन का अमाउंट, स्टेप वन अमाउंट आ गया अपने पास 451,522,791, ठीक है। चलो आ जाओ अपन स्टेप टू क्या था अपना मॉडिफिकेशन का, क्या कोई मॉडिफिकेशन फीस इस क्वेश्चन में है, कोई मॉडिफिकेशन फीस इस क्वेश्चन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया बस नील, कुछ भी नहीं है इसमें मॉडिफिकेशन फीस। अब अपन निकालेंगे अपना, क्या निकालेंगे, थर्ड स्टेप। अपन क्या चेक कर रहे हैं, फिर से मैं आपको क्वेश्चन को रिवाइज करा दूँ। मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी के क्वेश्चन है, अपन को भी फिलहाल ये चेक करना है कि क्या मॉडिफिकेशन परसेंट मोर देन 10% है या लेस देन 10% है। उस चेक करने के लिए अपन ये स्टेप्स लगा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप अपन ने करा कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ रिवाइज्ड मॉडिफाइड कैश फ्लोस एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट यूजिंग ओरिजिनल ईआईआर, अपन ने निकाल लिए। सेकंड स्टेप मॉडिफिकेशन फीस इसमें नहीं है। थर्ड स्टेप अपन करेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन मॉडिफिकेशन डेट बाय ओरिजिनल अमोर्टाइजेशन टेबल। चलो अपन ओरिजिनल पहले क्वेश्चन में चलते हैं वापस। चलो कितने का अमाउंट था अपना ओरिजिनल, 50 करोड़ का, 50 करोड़ का ओरिजिनल। हमें यहाँ पर क्या दे रखी है, ट्रांजैक्शन फीस दे रखी है,
और EIR भी दे रखी है। जब भी हमें क्वेश्चन में EIR दी हुई हो तो यही हमारी क्या बन जाती है, फेयर वैल्यू बन जाती है, हमारी फेयर वैल्यू बन जाती है। और जब हम कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमें दी हुई है तो हमारा जो लोन, जो हम फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे इनिशियल, क्या करेंगे, फेयर वैल्यू नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर ये फाइनेंशियल एसेट होता तो प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो इसमें अपन कितने में फाइनेंशियल लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे, हमारी फेयर वैल्यू क्या होगी, सॉरी हमारी फेयर वैल्यू होगी 50 करोड़ माइनस 5870,096। तो हमारी फेयर वैल्यू आ गई ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी की ओरिजिनल टर्म्स पे। ये हम देखो ये निकाल रहे हैं, देखो मैं आपको एक बार वापस दिखा दूँ। अभी मैं दिखाया था आपको लग रहा होगा कि बार बार दिखा रहा है, लेकिन स्टिल मेरी संतुष्टि का दिखा रहा हूँ। ये देखो अपन ये चेक कर रहे हैं कि ये मॉडिफिकेशन है या एक्सटिंग्विशमेंट है, उसका अपन थर्ड स्टेप अब कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सटिंग कैरिंग अमाउंट एज ऑन मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन अमोर्टाइजेशन टेबल एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट। तो हमारी क्या आई ओरिजिनल फेयर वैल्यू ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी की बिफोर मॉडिफिकेशन ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी की ओरिजिनल फेयर वैल्यू आई 4941,299, ये वाली 4941,29904। तो अपन ने क्या कर दिया एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक, फेयर वैल्यू पे अपन ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, चलो ये आ गया अपन यहाँ पे। अच्छा, एक डाउट अगर आपका इसमें आ सकता है कि भाई इसमें इक्विटी क्यों नहीं है। इक्विटी इसलिए नहीं क्योंकि यही हमारी फेयर वैल्यू है, यही हमारी फेयर वैल्यू है, और ये तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये इक्विटी नहीं है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। ठीक है, अगर डाउट है तो चलो अब अपन बनाएंगे कैश फ्लोज। अब भाई अपने को इसमें भी कैश फ्लोज निकालने पड़ेंगे कि भाई ओरिजिनल लोन के भी तो कैश फ्लोज गए होंगे, हम किसको पीवी करें, हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओरिजिनल लोन एज पर ओरिजिनल टर्म्स एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट। यानी हमें अमोर्टाइजेशन टेबल बनानी पड़ेगी। अमोर्टाइजेशन टेबल में अपन क्या करते हैं, ओपनिंग हमारी फेयर वैल्यू ऐड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ EIR लेस पेमेंट, वो लेस के पेमेंट अमाउंट में कहाँ से लाऊं, वो मैं इस टेबल से निकालूंगा। और अपन इस टेबल से निकालेंगे। हमारा 1 जनवरी को ओरिजिनल लोन इशू हुआ था, 31 दिसंबर हमारी फर्स्ट डेट, 50 करोड़ का ओपनिंग, 55 इंटरेस्ट की 11% की रेट। अपन ऊपर देख लेते हैं एक बार फिर से रेफरेंस के लिए चेक कर लेते हैं। ये आ गई अपनी इंटरेस्ट रेट 11% की। ये अपन ओरिजिनल क्या कर रहे हैं ना, ध्यान से बिल्कुल ये ओरिजिनल ही कर रहे हैं, मॉडिफाइड का अपन निकाल चुके हैं, अपन ये ओरिजिनल कर रहे हैं। अपन ये वाला स्टेप कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी बाय अमोर्टाइजेशन टेबल ऑन मॉडिफिकेशन डेट। अमोर्टाइजेशन टेबल बनाने के लिए हमें कैश फ्लोज चाहिए, हम वो कैश फ्लोज निकाल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा हैं बस, और अमाउंट बड़े बड़े हैं, ये दिक्कत है इसकी, और कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। ओपनिंग वैल्यू 50 करोड़, इंटरेस्ट 11%, प्रिंसिपल कितना जाएगा, देखो चलो वापस ऊपर चलते हैं। क्या है इसका प्रिंसिपल का टर्म्स, क्या है इसका प्रिंसिपल का रीपेमेंट का टर्म्स, ये है 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी 50 करोड़ बाय 5, 10 करोड़ की एक इंस्टॉलमेंट। चलो हाँ, ये आ गया अपना प्रिंसिपल। हमारा क्लोजिंग आ गया 40 करोड़, और हमारी जो कैश फ्लोज आएंगे जिससे हमें पीवी करना है वो ये आ गए हमारे कैश फ्लोज। ठीक है, ये हमारा कैश फ्लोज आ गया सी अमाउंट। बस इसी को अपन अब क्या करेंगे, इसी को अपन यहाँ पे पेमेंट के अमाउंट में लिख देंगे। ये हमारे पेमेंट हो रहे हैं हर साल ओरिजिनल टर्म्स पे। ठीक है, ये अपन ने ओरिजिनल के कैश फ्लोज निकाले। अपन ओरिजिनल हमारा 50 करोड़ का लोन था, 11% की इंटरेस्ट रेट थी, और 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में रीपेमेंट होना था, यानी 10 करोड़ की एक इंस्टॉलमेंट, और ये हमारे कैश फ्लोज आ गए। अब अपन निकालेंगे ओरिजिनल मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग ओरिजिनल अमोर्टाइजेशन टेबल। ये हमारी फेयर वैल्यू, इंटरेस्ट EIR की रेट से अपन चार्ज कर देंगे। जब EIR दी हुई होती है तो EIR से अपन इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, मार्केट इंटरेस्ट रेट दी हुई होती है तो मार्केट इंटरेस्ट से चार्ज करते हैं, अगर दोनों दी हुई होती है तो किस पे करते हैं, EIR पे करते हैं। ठीक है, चलो ये हमारे कैश फ्लो जो अपन ने ऊपर कैलकुलेट करे सी पॉइंट, ये हमारा क्लोजिंग आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब देखो अब क्या हो रहा है, अब अपने को निकालनी है, अब अपने को क्या निकालना है, सेकेंड स्टेप में अपना क्या कर रहे हैं अपन, सेकेंड स्टेप में ये अपना स्टेप 1 आ गया, ये अपना स्टेप 2, स्टेप 2 तो मॉडिफिकेशन फीस था। कैरिंग अमाउंट ऑफ ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन मॉडिफिकेशन डेट। चलो मॉडिफिकेशन डेट कौन सी है, 31 दिसंबर 2002। कहाँ है अमोर्टाइजेशन टेबल हमारी, हाँ ये रही। 31 दिसंबर 2002 को हमारी कैरिंग अमाउंट क्या है, 31 दिसंबर 2002 को हमारी कैरिंग अमाउंट क्या है, हमारी कैरिंग अमाउंट है 31 दिसंबर 2003 को 297489650, 297489650। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई अपने को ये बात। लेकिन अब इसमें क्या बात हो रही है, अब इसमें क्या दिक्कत हो रही है, अब इसमें क्या दिक्कत हो रही है कि इन्होंने बोला कि हम इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकते, हम इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकते, हम हमारे पास हम उसमें किसमें क्या नाम था उसमें, लिक्विडिटी इशूज़, हाँ याद आ गया, लिक्विडिटी इशूज़ से हम डील कर रहे हैं, हम लिक्विडिटी इशू से डील कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास पैसे नहीं हैं चुकाने के, और हम इंस्टॉलमेंट का भी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यानी जब हम 31 मार्च 2002 को पहुंचे तो हमारी क्या थी फेयर वैल्यू, ये हमारी 31 दिसंबर 2002 को हमारी मॉडिफिकेशन डेट, एक सेकंड में वापस चेक कर लूँ,
हमारी मॉडिफिकेशन डेट क्या है? हाँ, 31 दिसंबर 2002 हमारी मॉडिफिकेशन डेट है। एक सेकेंड, 31। अब आप मेरी इसमें बात समझना, सिंपल है, कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो चुका है। देखो, ये जो हमारी 31 दिसंबर को अगर हम ये पूरा रीपेमेंट कर देते, अगर ये लोग पूरा रीपेमेंट कर देते 14 करोड़ 40 लाख का, अगर ये पूरा रीपेमेंट ये लोग कर देते 31 दिसंबर 2002 को 14 करोड़ 40 लाख का, तो हमारा क्या कैरिंग अमाउंट बचता? 297489650 का कैरिंग अमाउंट बचता। सिंपल बात समझे। लेकिन इन्होंने बोला कि हमारे पास इंस्टॉलमेंट देने के पैसे नहीं हैं, यानी इंस्टॉलमेंट कितने की? 10 करोड़ की, यानी जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो इन्होंने पे कर दिया। इन्होंने क्या बोला था ऊपर? हमारे पास इंस्टॉलमेंट पे करने के पैसे नहीं हैं, यानी जो मेन इंस्टॉलमेंट जो होती है, यानी जो 50 करोड़ डिवाइड बाय 5 वाली 10 करोड़ वाली इंस्टॉलमेंट के पैसे इनके पास नहीं थे। यानी इन्होंने कितना पैसा दिया? बस सिर्फ 40 करोड़ का इन्होंने 40 लाख का इन्होंने पैसा दिया, 10 करोड़ का इन्होंने पैसा नहीं दिया। यानी इनका आउटस्टैंडिंग पोर्शन कितना बचता है एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट? 2974 ये वाला अमाउंट प्लस ये वाला अमाउंट, ये क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट जो वो रीपे नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट का पोर्शन है ये तो ओवर द ईयर इंकर हो रहा है, और ये इंटरेस्ट का पोर्शन उन्होंने पे कर दिया। क्या लिखा है क्वेश्चन में? एक बार वापस अपन क्वेश्चन में चलते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन में? साइटिंग लिक्विडिटी इशूज इन मीटिंग द कैश फ्लोज रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट इंस्टॉलमेंट्स एंड रीनेगोशिएटेड टर्म्स विद बैंक ऑफ ये, यानी जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो इंटरेस्ट पोर्शन ये पे कर चुके हैं। इंटरेस्ट का जो पोर्शन है वो इंटरेस्ट पे ये कर चुके हैं। कौन सा इंटरेस्ट? ये वाला इंटरेस्ट। मैं आपको बता दूं कौन से इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पर इस वाले इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। ये वाला इंटरेस्ट उन्होंने पे कर दिया, ये वाला इंटरेस्ट, क्योंकि भाई फाइनेंशियल लाइबिलिटी हमारी, हमें उनको कितना पे करना है वो तो इतना ही है। ये वाली जो अकाउंटिंग अपन करते हैं वो तो इंड AS 109 के लिए करते हैं, राइट? समझ में आ गई बात? तो यानी इन्होंने जो इनको टोटल कैश फ्लो देना था 14 करोड़ 40 लाख का, इसमें से इनके पास इंस्टॉलमेंट पे करने के पैसे नहीं थे 10 करोड़ की, इन्होंने 4 करोड़ 40 लाख का इंटरेस्ट पे कर दिया है। ठीक है, चलो, तो अपना आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? यानी व्हील लिमिटेड हैज़ issues and cannot pay the installment, that is 10 करोड़। thus the carrying amount on the date of modification is 2974। इसमें मैंने आपको इसलिए बताया था शुरू के क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट वर्ड है ना, वो सिर्फ प्रिंसिपल की बात है, सिर्फ प्रिंसिपल। और जो टोटल कैश फ्लो होता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, उसको यहाँ पे कैश फ्लो कहा गया है, तो जब भी क्वेश्चन में बोल दे कि इनके पास इंस्टॉलमेंट पे करने के पैसे नहीं है, जैसे उन्होंने बोला इंस्टॉलमेंट पे, यानी 10 करोड़ पे करने के पैसे नहीं है, इंटरेस्ट ये ऑलरेडी पे कर चुके। ठीक है, तो इनका आउटस्टैंडिंग कितना बचा एज ऑन कैरिंग अमाउंट एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट बाय ओरिजिनल अमोर्टाइजेशन टेबल? ये बचा 39748960। ये आ गया हमारा स्टेप 3 का अमाउंट। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी सी? ये कन्फ्यूजन हो सकता है, ये मतलब ये एग्जाम में इश्यूज आ सकते हैं आपको कि भाई इसमें जो इन्होंने जो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है, मैं आपको बता दूँ डाउट क्या आता है इसमें क्या डाउट आएगा? इसमें ये डाउट आएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे मीटिंग द कैश फ्लोज रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट इंस्टॉलमेंट्स, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्यों नहीं माना गया? इसमें ऐसा क्यों माना गया कि ये इंटरेस्ट का पेमेंट कर चुके हैं? तो वो इसलिए यहाँ पे माना गया, इसमें माना गया क्योंकि इन पे क्या लिखा हुआ है? रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो और यहाँ पर लिक्विडिटी इन मीटिंग द कैश फ्लोज रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट इंस्टॉलमेंट, कैश फ्लो का मतलब टोटल प्रिंसिपल, और वो वाला कैश फ्लो जो इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए ज़रूरी है। तो वो वाला कैश फ्लो जो इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए ज़रूरी है वो कौन सा कैश फ्लो है? वो 10 करोड़ का कैश फ्लो है, वो 10 करोड़ का कैश फ्लो है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखा हुआ, देखो, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट का मतलब यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल, यानी इंटरेस्ट वो पे कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट पे करने के पैसे नहीं है उनके पास, इसलिए अपन ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ ऐड करा कि इन्होंने सिर्फ 10 करोड़ नहीं दिया, 4 करोड़ 40 लाख ये दे चुके। तो हमारा कैरिंग अमाउंट एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट नॉर्मल ओरिजिनल लोन का आ गया 3974899650। ठीक है, अब अपना स्टेप 4 क्या होता है? मॉडिफिकेशन परसेंटेज निकालना। स्टेप 1 + 2 - 3 डिवाइड बाय 3। स्टेप 1 का अमाउंट कितना आया था? ये 451522। एक बार चलो चेक कर लेते हैं अपन हाथों हाथ। ये आ गया 451522 ठीक है, ये आ गया 451522 ये आ गया।
ठीक है, मॉडिफिकेशन फीस कुछ है नहीं, जीरो, माइनस ये हमारा कैरिंग अमाउंट जो अपन ने अभी ऊपर निकाला, डिवाइड बाय ऊपर निकाला हुआ कैरिंग अमाउंट इंटू 100। मॉडिफिकेशन परसेंटेज आई 13.59%, क्योंकि मोर देन 10% है, अपन इसमें क्या करेंगे, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगाएंगे, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगाएंगे। जनरल एंट्रीज देख लेते हैं एक बार, ध्यान रहे मॉडिफिकेशन जो हो रहा है वो 31 दिसंबर 2002 को हो रहा है, यानी फर्स्ट जनवरी 2001 को अपन ने लोन लिया बैंक से, फेयर वैल्यू पे अपन ने रिकॉग्नाइज कर लिया, ऊपर अपन ने फेयर वैल्यू निकाली थी। ये फेयर वैल्यू कैसे आई थी, ये फेयर वैल्यू कैसे आई थी, ये फेयर वैल्यू आई थी हमारी 50 करोड़ में से ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करके, ये देखो ये अपन ने निकाली थी 50 करोड़ में से ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करी थी, कहाँ करी थी, ये करी थी, ये आ गई हमारी फेयर वैल्यू ओरिजिनल, ये अपन ने लिख दी यहाँ पे कि भाई अपन भाई फाइनेंशियल लायबिलिटी अपन फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हैं, ये कर दिया अपन ने रिकॉग्नाइज, सिंपल। इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लोन, हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर थोड़ी ना लिक्विडिटी इशूज थे, तो हमारे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमारी अमोर्टाइजेशन टेबल के हिसाब से, ठीक है। हमारा फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट, कैश फ्लो जो अपन ने एक्चुअल में पे करा बैंक को, आईसीआई मॉड्यूल में इन दोनों को कंबाइन कर रखा है, आप अलग अलग ही दिखाना बेटर रहेगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, चाहो तो आप कंबाइन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का 15 करोड़ 50 लाख, ये आ गया 15 करोड़ 50 लाख से हमारा लोन कम हो गया, राइट। अब आया 31 दिसंबर 2002, 31 दिसंबर 2002 को हमारे पास क्या हुआ, इंटरेस्ट की अपन ने एंट्री करी एज पर इंडेक्स 109 वाली, हमारा अमोर्टाइजेशन टेबल वाला इंटरेस्ट ये आ गया, अमोर्टाइजेशन टेबल वाला इंटरेस्ट, समझ में आ गई बात। प्लस इसमें क्या बोला है, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, क्यों, लेकिन लोन का तो पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट तो कर दिया। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट से रिलेटेड कैश फ्लो कितना है, टू बी वेरी क्लियर, इंटरेस्ट से रिलेटेड कैश फ्लो कितना है, 4 करोड़ 40 लाख, 4 करोड़ 40 लाख। और ये वाले कैश फ्लो के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, ये हमारी क्या प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट चुकाने के पैसे नहीं थे, ठीक है। इमीडिएट इंटरेस्ट अपन ने दे दिया, तो ये इंटरेस्ट को अपन लोन टू बैंक अपन ने दे दिया, राइट, ओनली इंटरेस्ट पेड, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, मॉडिफिकेशन की एंट्री होगी। क्या करते हैं अपन एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग में, चलो तो अपन एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं। ये आ गई अपनी एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग। स्टेप 2 अमाउंट विल बी पेड बाय बैंक कैश फीस ऑन मॉडिफिकेशन। इस क्वेश्चन में हमारे पास फीस ऑन मॉडिफिकेशन नहीं है, तो ये स्टेप काम का नहीं है। स्टेप 3 अमाउंट विल बी डी रिकॉग्नाइज। स्टेप 3 का क्या मतलब है, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट ऑफ ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी। स्टेप 3 अमाउंट अपन ने क्या निकाला था, चलो अपन देखते हैं स्टेप 3 अमाउंट क्या निकाला था। कहाँ है स्टेप 3 अमाउंट हमारा स्टेप 3 का अमाउंट ये रहा ना, स्टेप 3 का अमाउंट, स्टेप 3 अमाउंट ये रहा 39748965। इसको डी रिकॉग्नाइज करना है। लायबिलिटी जब डी रिकॉग्नाइज हो रही है मतलब डेबिट होगी, ये कर दी अपने डेबिट, राइट। जो हमारा, चलो ऊपर चल के अपन रेफरेंस के साथ चलते हैं, भले टाइम लगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी विल रिकॉग्नाइज द न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट। अब इसमें क्या करेंगे, एट पीवी ऑफ न्यू रिमेनिंग मॉडिफाइड कैश फ्लोज ऑन मॉडिफिकेशन डेट, यानी हमें पीवी करनी है। इसमें रेट कौन सी लेंगे, सबसे पहली बात अगर अपने को इसमें मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन दे रखी है क्या, चलो देखते हैं क्वेश्चन में दे रखी है क्या न्यू मार्केट इंटरेस्ट रेट। नहीं, न्यू मार्केट इंटरेस्ट नहीं दे रखी, कहीं नहीं दे रखी है, देख लो आप चेक करो। ऑन 31 दिसंबर 2002 व्हील लिमिटेड कंपनी अप्रोच द बैंक फॉर सर्टिफिकेट, कहीं नहीं दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा। ये तो इंटरेस्ट रेट है लोन की, ये मार्केट इंटरेस्ट रेट नहीं है। यहाँ पे अपने को कहीं पे मार्केट इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखी है, ठीक है, नहीं दे रखी भाई। प्रायोरिटी 2 क्या है फिर, प्रायोरिटी 2 क्या है प्रायोरिटी 2 है रेट ऑफ न्यू लोन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, यानी न्यू लोन की न्यू रेट क्या है, न्यू लोन की न्यू रेट क्या है, 15% की न्यू रेट है साहब, यानी 15% की रेट से अपने को पीवी करना है। अब आप मेरे को बताओ, अब आप मेरे को कराओ, हम 40 करोड़ का हमारा न्यू लोन है, 40 करोड़ का, एक मिनट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत डाउट आता है, बहुत लोगों का डाउट आता है कि यहाँ पे पीवी क्यों नहीं करा, ध्यान से एक मिनट, क्यों नहीं करा पीवी। 40 करोड़ का हमारा न्यू लोन है, 40 करोड़ का हमारा न्यू लोन है, इसकी इंटरेस्ट रेट क्या है 15%, ठीक है, यानी हमको 50% में कैश फ्लोज निकालने हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कि हमने इस कैश फ्लोज को पीवी क्यों नहीं किया, भाई पीवी किस पे करेंगे अपन, पीवी अपन कर रहे हैं 15% पे ही, क्योंकि हमारे पास इसमें मार्केट इंटरेस्ट ऑफ लोन, न्यू मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन, मॉडिफाइड मार्केट इंटरेस्ट ऑफ लोन, या फिर मार्केट इंटरेस्ट रेट एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट नहीं है। तो अपन ने प्रायोरिटी 2 से क्या करा, न्यू लोन की न्यू रेट को ही मार्केट इंटरेस्ट रेट मान लिया, यानी 15% से निकाले हुए कैश फ्लोज को अपन 15% से ही पीवी करेंगे। तो क्या आएगा अमाउंट, 40 करोड़ ही आएगा,
40 करोड़ ही आएगा भाई। जिस रेट से आपने 15% से इंटरेस्ट निकाले उसको वापस से 15% पे पीवी कर दोगे, क्या आएगी वैल्यू? 40 करोड़ आएगी। इसलिए इन्होंने क्या करा डायरेक्टली जो न्यू लोन है, ये अपन ने न्यू लोन की जो मॉडिफाइड वैल्यू ली वो डायरेक्टली 40 करोड़ ले ली। कैलकुलेशन नहीं दिखाई, क्यों दिखाई कैलकुलेशन? और क्यों करोगे आप एग्जाम में कैलकुलेशन? ये बहुत डाउट आता है, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना क्यों पीवी नहीं करा। क्योंकि 15% की रेट से कैलकुलेटेड कैश फ्लोज को 15% की रेट से अपन पीवी करेंगे तो 40 करोड़ ही आएगा। Here, new market interest rate on modification date is not given. Thus, we will choose interest rate of 15% of new loan as MIR. इसी रेट से कैलकुलेट करके कैश फ्लोज को इसी रेट से पीवी करना कैलकुलेशन की बर्बादी है, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट है। इसलिए अपन ने डायरेक्टली इसमें क्या करा, न्यू लोन की फेयर वैल्यू 40 करोड़ दिखा दी। ठीक है, समझ में आ गई बात? मॉडिफाइड लोन अपन ने न्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, ये लाइबिलिटी हमारी, इसलिए रिकॉग्नाइज करते वक्त क्रेडिट। एग्जिस्टिंग वाली डी रिकॉग्नाइज हो रही है, कैरिंग अमाउंट एज ऑन, ये हमारा स्टेप 3 का अमाउंट डी रिकॉग्नाइज हो रहा है, यानी कैरिंग अमाउंट एज ऑफ नॉर्मल लोन एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट एज पर अमोर्टाइजेशन टेबल। 39 कैसे आया, वापस से मैं बता दूं आपको, 29 समथिंग करके अमाउंट था। 10 करोड़ की इंस्टॉलमेंट का पे करने के पास इनके पास पैसा नहीं था, इसलिए ये 39 वाला अमाउंट आया। लोन इंस्टॉलमेंट का मतलब क्वेश्चन में है प्रिंसिपल, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, और उसमें लिखा हुआ है देयर वर लिक्विडिटी इश्यूज फॉर पेइंग कैश फ्लोज रिलेटेड टू इंस्टॉलमेंट्स। इमीडिएट इंस्टॉलमेंट्स लिखा हुआ था लाइन, यानी कैश फ्लोज जो इमीडिएट इंस्टॉलमेंट यानी 1 करोड़ के लिए जरूरी है देने, वो नहीं है इनके पास, इसलिए अपन ने 10 करोड़ को ऐड करा और हमारा ये फिगर आया। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मॉडिफिकेशन, हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है, और ये क्या है हमारी, ये हमारी क्या है, अमोर्टाइजेशन टेबल, न्यू अमोर्टाइजेशन टेबल। फेयर वैल्यू 40 करोड़ की, अभी अपन ने बात करी क्यों आई 40 करोड़ की फेयर वैल्यू है इसकी। इंटरेस्ट न्यू लोन का 15%, इसको आप मार्केट इंटरेस्ट रेट बोल दो, अमोर्टाइजेशन टेबल है। ये क्या है, अमोर्टाइजेशन टेबल है। न्यू लोन मार्केट इंटरेस्ट से पेमेंट कितना होगा, इंटरेस्ट जाएगा 6 करोड़ का 15% की रेट से, प्रिंसिपल जाएगा 4 करोड़ का। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा। 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स यानी 40 करोड़ डिवाइड बाय 10 कितना हुआ, 4 करोड़। इसमें पूरी अमोर्टाइजेशन टेबल बनाने को नहीं बोला था अपने को, तो अपन ने एक रो में बना दिया और फर्स्ट ईयर की एंट्री दिखा दी आफ्टर अमोर्टाइजेशन। कब हो रहा है अमोर्टाइजेशन, मैंने ऊपर भी बात करी थी इससे आपसे बहुत टाइम पहले जिस वीडियो में, कि 31 दिसंबर 2002 को मॉडिफिकेशन हो रहा है। पहला कैश फ्लो जाएगा 31 दिसंबर 2003 को, वैसे भी यहाँ पर जा ही नहीं सकते क्योंकि पैसे ही नहीं है, तो 31 दिसंबर 2003 को पहला कैश फ्लो गया, 40 करोड़ का ओपनिंग, 6 करोड़ का इंटरेस्ट 15% की रेट से। ये 15% कौन सी, मार्केट इंटरेस्ट रेट है, अज्यूम्ड मार्केट इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अपने को न्यू मार्केट इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ठीक है, ये पेमेंट कौन सा, ये इंटरेस्ट कौन सा है, इंटरेस्ट लोन की मार्केट इंटरेस्ट रेट जो कि 15% ही है, इसमें दोनों सेम है, इसलिए अपन ने इसमें फेयर वैल्यू के लिए पीवी नहीं करा, अलग से कैलकुलेशंस नहीं दिखाई, डायरेक्टली 40 करोड़ को फेयर वैल्यू ले लिया। क्यों? क्योंकि मैं 15% से इंटरेस्ट चार्ज करूँ, 15% से उसको पीवी कर लूँ, कोई फायदा नहीं है, टाइम की वेस्ट है, इसलिए डायरेक्टली 40 करोड़ इसमें क्या करा, फेयर वैल्यू ले लिया। और ये हमारा क्लोजिंग 36 आ गया, उसकी अपन ने यहाँ पे एंट्री कर दी। इंटरेस्ट पीएनएल टू लोन न्यू 6 करोड़, लोन टू बैंक 10 करोड़। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको अच्छे से, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन स्टिल मेरे को खुद पे शर्म आएगी अगर मैंने आपको क्वेश्चन फिर से रिवाइज नहीं कराया तो एक बार जगह ढूंढ लेता हूँ मैं, कहाँ कराऊँ, कोई बड़ी जगह हो तो वहाँ पे एक बार ये ना यहाँ पे समझ लेते हैं अपन। कुछ नहीं करा अपन ने इस क्वेश्चन में, सिर्फ बड़े बड़े फिगर हैं और कोई बात नहीं है, कुछ नहीं करा। सिर्फ सबसे पहले अपने को ये चेक करना है, अपने को ये तो समझ आएगा कि भाई मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी का क्वेश्चन है, उसके लिए अपने को सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि क्या इसमें एक्सटिंग्विशमेंट लगेगी या फिर मॉडिफिकेशन लगेगी। इसके लिए अपने को क्या निकालना है, मॉडिफिकेशन परसेंटेज निकालनी है। मॉडिफिकेशन परसेंटेज कैसे निकलती है, स्टेप 3 स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 माइनस स्टेप 3 डिवाइड बाय 3। बस ये स्टेप 1 का अमाउंट क्या है, मॉडिफाइड रिवाइज्ड न्यू कैश फ्लोज एट ओरिजिनल ईआईआर, उसके लिए अपन ने कैलकुलेशन करी। ओरिजिनल कैश फ्लोज स्टेप 1 के लिए ओरिजिनल ईआईआर से, एक मिनट ऊपर, हाँ ये रहा ओरिजिनल, ये अपन ने कैश फ्लोज निकाले, ये देखो ये रहा पीवी ऑफ कैश फ्लोज, मॉडिफाइड कैश फ्लोज और ओरिजिनल ईआईआर। ये मॉडिफाइड कैश फ्लोज कहाँ से है, मॉडिफाइड टर्म से है। देखो यहाँ पे अपन ने मॉडिफिकेशन के बाद वाला 40 करोड़ के कैश फ्लोज निकाले हैं यहाँ पे, तो अपन ने क्या निकाला इससे, अपन ने निकाला स्टेप 1 का अमाउंट, स्टेप 2 का अमाउंट इसमें, यानी स्टेप 3 क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ नॉर्मल लोन एज पर अमोर्टाइजेशन टेबल एज ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, जो कि आ रहा था 29 करके समथिंग, फिगर अभी मैं दिखा दूंगा आपको, 29 समथिंग करके आ रहा था। लेकिन उन्होंने बोला कि लिक्विडिटी इश्यूज आ रहे हैं इनको, इनके पास कैश फ्लोज विद रेस्पेक्ट टू इंस्टॉलमेंट देने के पैसे नहीं है, तो इन्होंने अपन ने यहाँ पे वापस 10 करोड़ ऐड कर दिया।
39 का फिगर आ गया। फिर कैसे, यहाँ पे ये रहा। सब कुछ पे करने के बाद हमारा 2974 बचना चाहिए था, लेकिन इसमें से ये लोग 4 करोड़ 40 लाख का इंटरेस्ट पे कर चुके हैं। 4 करोड़ 40 लाख का इंटरेस्ट कहाँ से आया, रेफरेंस बताया तो ये रहा, ये 4, इन दोनों को ही तो ऐड करके ये कैश फ्लो निकला। तो इस कैश फ्लो में से आउट ऑफ दिस ये इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, प्रिंसिपल पे करने के पैसे नहीं है, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या करा, 10 करोड़ ऐड कर दिया। 10 करोड़ ऐड कर दिया और हमारा कैरिंग अमाउंट एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट नॉर्मल लोन का स्टेप 3 के लिए ये आ गया। अपन ने ये कर दिया और इससे अपने पास क्या आ गई, मॉडिफिकेशन परसेंटेज आ गई, सिंपल। फिर एक्सटिंग्विशमेंट अपने को समझ आया, 10% ज़्यादा अपने को एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगानी है। अपन ने क्या करा, न्यू लोन, ये कहाँ गया, अपन ने क्या करा, हाँ अपन ने क्या करा, पीवी ऑफ मॉडिफाइड कैश फ्लोज यूजिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन मॉडिफिकेशन डेट। लेकिन ये अपने पास क्वेश्चन में नहीं है। सेकंड प्रायोरिटी पे क्या लेते हैं अपन, न्यू लोन की इंटरेस्ट रेट यानी 15% से पीवी करूँ, फिर 15% से इंटरेस्ट चार्ज करके 15% से पीवी करूँ, नहीं करना। 40 करोड़ का लोन, इसलिए इसमें फेयर वैल्यू डायरेक्टली ले ली गई, यहाँ पे फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज कर ली गई, लाइबिलिटी इसलिए क्रेडिट कर दी गई, एग्जिस्टिंग से कैरिंग अमाउंट से जा चुकी वैल्यू, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मॉडिफिकेशन हमारे पास पीएनएल में आ गया। कंसेप्ट ध्यान रखना, बस फिगर्स बड़े बड़े हैं। इसमें 4 टेबलें बनी है मेन अपनी, 4 टेबलें यानी 2 टेबल मॉडिफिकेशन वाली, 2 टेबल ओरिजिनल वाली। दोनों टेबल में फर्स्ट टेबल कौन सी है, कैश फ्लोज निकालने की, दूसरी टेबल है उन कैश फ्लोज को पीवी करने की। पीवी किसको करूँगा, कैश फ्लोज को करूँगा। कैश फ्लोज निकालने पड़ेंगे टेबल बना करके, पहली टेबल कैश फ्लोज निकालने की, दूसरी टेबल उन कैश फ्लोज को पीवी करने की। मॉडिफिकेशन में पहली टेबल कैश फ्लोज निकालने की, दूसरी टेबल कैश फ्लोज को पीवी करने की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये लंबी वीडियो बनी होगी आई होप, है ना। मैंने टाइम नहीं देखा कितनी मिनट हो गए अपने को, लेकिन बड़ी ही होगी ये वीडियो। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, सिर्फ इंस्टॉलमेंट को अपन ने ऐड क्यों करा 10 करोड़ की, वो इसलिए करा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। मैं आपको पॉइंट वापस बता दूँ एक बार। सबसे पहली बार यहाँ पे दे रखा है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, यानी इंस्टॉलमेंट का मतलब सिर्फ प्रिंसिपल। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीटिंग द कैश फ्लोज रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट इंस्टॉलमेंट्स, यानी प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट 10 करोड़ देने के पैसे नहीं थे। इंटरेस्ट वो 4 करोड़ 40 लाख का ऑलरेडी दे चुके हैं, इसलिए अपन ने उस इंटरेस्ट को ऐड नहीं करा, सिर्फ प्रिंसिपल को ऐड करा 29 वाले अमाउंट में, जिससे वो 39 वाला अमाउंट आ गया। ठीक है, समझ में आगे बात। कोई भी डाउट हो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये वाली पीडीएफ बड़ी है थोड़ी, 13 पेजेस की पीडीएफ बन गई अपनी, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा सपोर्ट करना, टेलीग्राम को भी आप सपोर्ट करना और बताना कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू सो मच।